तो बच्चों इलास्टिक कॉलिजन मैंने आपसे क्या कहा था, मजा नहीं आ रहा है मार्कर से, मेरा मार्कर कहाँ गया। जिज्ञासा के फिर से फीवर आज। तो बेटा मान लिया ये एक बॉल है जिसका मास है m1 और ये इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी u1 से, ठीक है। और यहीं पे एक दूसरा पार्टिकल भी था m2 जो इधर की तरफ मूव कर रहा था वेलोसिटी u2 से। दोनों के बीच हुआ कॉलिजन। अच्छा ये तो समझ में आ रहा होगा कॉलिजन तभी पॉसिबल है जब un ज़्यादा हो u2 से, तभी तो कॉलिजन हो पाएगा। u2 ज़्यादा होगा कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। कॉलिजन होगा उस वक्त इनकी शक्ल कुछ ऐसी अजीब सी हो जाएगी। क्यों? डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। जब कॉलिजन होगा तब डिफॉर्मेशन होगा। कैसे डिफॉर्मेशन होता है किसी भी दो बॉडीज का, अगर मैं आपसे डिफॉर्मेशन पूछूं तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, दुनिया में जो भी चीज़ बनी हो एटम्स से बनी हो। और रियलिटी में समझो आप यहाँ पर कहानी क्या होती है। जैसे मान लो एक एटम का पेयर है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और इसके बाहर नेगेटिव चार्ज का पेयर होता है। सॉलिड में एटम्स कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का पेयर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बट ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। तो ये एक पोजीशन पर लॉक हो जाता है, ना तो दूर जा सकते हैं ना ही पास आ सकते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इनकी पोजीशन आपने डिस्प्लेस कर दी, यानी कि इनके बीच का एटम्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा। समझ आ रही है बात? मतलब इस सिचुएशन पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर रही होगी वो क्या यहाँ रही होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन उसके बाद वापस से इन्होंने अपनी पोजीशन रिगेन कर ली, ये m1 और ये v1, और ये चलने लग गया m2 एंड v2 से। बोलो ये बात समझ आई हाँ या ना? इन्होंने अपनी पोजीशन 100% रिगेन कर ली मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई थी वापस जीरो हो गई, ठीक। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनली होगा वो क्या होगा? इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, हाँ या ना? क्योंकि कोई दूसरी एनर्जी लॉस तो हो ही नहीं रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं है कुछ नहीं है। अच्छा इसने अपनी पोजीशन रिस्टोर कर ली। यही चीज एक्चुअली में होती है इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। जब बॉडी 100% अपनी पोजीशन रीगेन कर ले तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक बॉडीज। तो ये क्या है? इलास्टिक कॉलिजन, जब बॉडी ने अपनी 100% सेम पोजीशन रीगेन कर ली। लाइक एग्जांपल देता हूँ फिलहाल आपको। देखो 100% इलास्टिक तो दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट समथिंग समथिंग अपन मान सकते हैं, जैसे कि आपने स्टम्पर बॉल देखी होगी या चाइनीज बॉल्स देखी होगी, उसको जब अपन जमीन पे गिराते हैं तो बच्चों वो जब ग्राउंड पे कांटेक्ट करता है तो उसका एक पॉइंट कांटेक्ट नहीं कर रहा होता है, पूरा सरफेस बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। और उसके बाद वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बॉल ऐसा नहीं होता कि जाती है और एक पॉइंट से टकराती है और वापस आ जाती है, ऐसा नहीं होता, वो डिफॉर्म होती है। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर की तरफ पुश करता है जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है बॉल, ठीक है। तो बॉडी डिफॉर्म हुई, वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, इसलिए बताया क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। पूछा था कि इलास्टिक कॉलिजन में थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि पढ़ते ही वो यही है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। हाँ बिल्कुल बनती है, इसीलिए तो इलास्टिक बोला इसको, इलास्टिक बॉडी वो 100% रिगेन कर लेता है, ठीक है। दिस इज एन आइडियल कंसेप्ट, रियल में ये चीज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये आइडियल कंसेप्ट है, ठीक है। रियल में 100% इलास्टिक बॉडी हो ही नहीं सकती, ठीक है। थोड़ा सा तो डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। बट एक किस्मत से अच्छी बात यह है कि आपसे सिचुएशन हमेशा ये और ये दी जाती है, ये कभी पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। इसका इकलौता क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी। तो आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी मेरे को लास्ट में याद दिला देना, मैं लिखवा दूंगा। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर काइनेटिक एनर्जी की बात लिखेंगे फिर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन
क्या इस बॉडी पे कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगा है? और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? वो हमेशा रहेगा, चाहे इस सिचुएशन में बात करें, चाहे इस सिचुएशन में, चाहे इस सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इस लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पर मैं बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी इन मिडिल सिचुएशन। तो अपन एक बात बोल सकते हैं, पहला पॉइंट जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है के आई इज इक्वल टू के फाइनल बट नॉट इक्वल टू के इन मिडल। रीजन, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था या कुछ वर्क डन किया था, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो उस वक्त ये इक्वल नहीं। ठीक है, चलो मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं। बिल्कुल ये इलास्टिक कॉलिजन ही चल रहा है आज पूरी क्लास में, मेरे हिसाब से इलास्टिक कॉलिजन ही चलेगा। कौन सी वाली? ये वाली? बेटा बॉडी डिफॉर्म हुई ना, बॉडी डिफॉर्म हुई, उस वक्त डिफॉर्म करने के लिए तो कुछ ना कुछ वर्क डन लगा होगा, और वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी। बट उसके बाद वापस से उसने बॉडी शेप रिगेन कर ली, तो वही वर्क वापस से नेगेटिव हो गया, तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बन गई जितनी पहले से थी। ठीक है, मतलब तुम यहाँ से 100 रुपये लेके जा रहे थे, तुम्हें एक दोस्त मिला, उसने तुमसे 50 रुपये छीन लिए, बट बाद में वापस 50 रुपये दे दिए। तुम्हारे पास कितने रुपए थे? जितने पहले थे उतने बाद में बचे। आई बात समझ में? तो उससे कुछ वर्क छीन लिया था उसने, काइनेटिक एनर्जी से वर्क निकाल लिया था उसको डिफॉर्म करने के लिए। स्पीड में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वही रहेगी। एनर्जी कहीं से बाहर से थोड़ी वर्क हुआ इस पर, एनर्जी उतनी रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा। सेम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी फॉलो करेगा। तो चले लीनियर पहले काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन बना ले। चलो, हाँ लैंग्वेज लिखनी है। ये डायग्राम बनाया आप लोगों ने, यही लिखा पहले स्टेट, फिर लिखो। when the particles collides when the particle collides, some work is done to deform the shape of body. Some work is done to deform the shape of body. So kinetic energy in middle situation, at colloidal situation, in middle situation or collide, अब यार मैं रटा हुआ थोड़ी है, क्या लिखा हुआ था किसी से पूछ लेना, आगे लिख लो। Deform the shape of the body so that kinetic energy is in middle is not equal to the initial and final. Not equal to the initial and final. सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, लिख लिया राजवंश? चलो सेकेंड पॉइंट, बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड in initial and final position. Kinetic energy is conserved in initial and final position due to elastic collision. Due to elastic collision, ब्रैकेट में लिख दो 100% regain of its shape. 100% regain of its shape. ठीक है, डन। तो बच्चों यहाँ से कुछ सिचुएशन निकल के आ रही है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल के लिए। देखो इधर ध्यान से, फर्स्ट बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम, अच्छा ये m1 था ना, m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m
v2 स्क्वायर। सबसे पहले एक चीज दिख रही है, हाफ सब में से कॉमन आके उड़ गया। m1 वाले पार्ट को मैं इधर ला रहा हूँ और m2 वाले को उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या बच के आता है मेरे पास, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। अच्छा, दोनों में से m कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो बचेगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी। चलो मैं लिख देता हूँ m इंटू u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। सेम यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है, m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। दिस इज माई इक्वेशन 1। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ कि ना? ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स था ही नहीं तो मोमेंटम तो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। तो जितना यहाँ था उतना ही मिडिल में होगा, उतना ही लास्ट में होगा। मिडिल से मुझे मतलब है नहीं कहीं पे। इनिशियल और फाइनल देखते हैं। तो इनिशियली मोमेंटम बताओ, इसका कितना था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये तो होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से बच्चों मैं सॉल्व करके निकालता हूँ थोड़ा सा। m1 को इधर लेके आते हैं, m1 बचा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 को उधर ले गया और बचा v2 माइनस u2। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। अच्छा, इन दोनों में कुछ शक्ल कॉमन लग रही है क्या? क्या? देखो ये स्टेप एज इट इज है, ये स्टेप एज इट इज है, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, और मेरे पास निकल के आ गया बच्चों क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। अब बेटा u वाले टर्म को एक साइड, तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं जिसको ब्रैकेट कर रहा हूँ, आपको ये दो सिचुएशंस ध्यान रखनी है, कुछ रटने के लिए नहीं कह रहा मैं। ठीक है, अब जरा सोचो ये u1 माइनस u2 क्या है। देखो मैं पूछूं कि अगर मान लो u2 एक मिनट के लिए रेस्ट में है, तो इस m2 अगर रेस्ट में है, मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं, तो m1 उसकी तरफ किस वेलोसिटी से चेज कर रहा है? अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी पूछूं तो u1 minus u2, it's not u2 minus u1, u1 minus u2, that is why I am saying it velocity of approach। वो क्या होगा, u2 u1 minus u2 होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो इसको मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, अब देखो v2 ज्यादा होगा तभी तो वो आगे गया, अगर v2 कम होता तब तो ये दोनों साथ में ही रहते। ठीक है, v2 डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अभी सेपरेट हो रहा है ना, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब यहां पर मैं एक बात बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहां पर इसके नीचे ये लाइन भी लिख देना। ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ नई चीज निकल के आएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन कभी यूज मत करना, है ना। ये सिर्फ अपन ने इसको सॉल्व करके ये बना लिया है, इसकी जरूरत है नहीं, इससे बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो। हमेशा इन दोनों को यूज करेंगे अपन। अच्छा, फॉर्मूलेज पहले बनाकर दे दूं या बाद में? चलो पहले बनवा ही देते हैं, काम करते हैं, फिर थ्योरी एक साथ ही खत्म हो जाएगी ना पूरी।
हाँ, ये दो फॉर्मूले से सॉल्व होगा हमेशा, इन दोनों से। फॉर्मूला क्या एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया और एक ये लगाया है, ठीक है। एग्जाम में यार, स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अभी कुछ और आएगा, अभी आगे देखना। डन। ठीक है, लिखो एक सब टॉपिक बट इम्पोर्टेंट। ये तीनों में होगा, तीन टाइप के कॉलिजन होते हैं, तीनों में एग्जिस्ट करता है ये। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, रेस्ट और उसके आगे ट्यूशन, रेस्टी आई लगाकर फिर ट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बच्चों डिनोट करो स्मॉल ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल ई फॉर एक और एप्पल है ना, स्मॉल ई। तो लिखो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच velocity of approach divided by velocity of separation, ठीक है, velocity of approach and velocity of separation। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, E इज इक्वल टू u1 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस v1। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, इलास्टिक कॉलिजन में E कितना आ रहा है? देखो ये आपने पहले ही बता दिया, ये दोनों तो इक्वल ही थे, इसका मतलब E कितना आएगा, 1। तो आपको कभी कभी वो लिख कर नहीं देगा कि कौन सा कॉलिजन है, आप E से पकड़ लेना क्या है। अगर E इक्वल टू 1 है तो कौन सा कॉलिजन है, इलास्टिक। अच्छा अब मैं यहीं पे दो और बता देता हूँ आपको, अगर E इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाता है, इन इलास्टिक कॉलिजन, जो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन होता है, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, मैंने एक बॉल को जमीन की तरफ छोड़ा, जमीन पर टकराती वो बिखर गया, टूट के डिफॉर्म हो गया अच्छे से, लेकिन वो ऊपर बाउंस बैक नहीं हुआ। तो वहां पर उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, एक मिनट मैंने सही लिखा है, हाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, चलो ठीक है एक बार देखता है, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है देखते हैं अभी। और जो होता है आपका पार्शियली इलास्टिक बोलो या पार्शियली इनलास्टिक बोलो, या फिर कई बार वो सिर्फ इन इलास्टिक कॉलिजन बोल के दे देता है, मतलब इन दोनों के बीच की सिचुएशन, तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 1 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपके सिलेबस में यही तीन टाइप है। इसके कुछ और रिलेशंस भी होते हैं, मैं एक बार कुछ इसमें गलती कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है।
हाँ बेटा, एक मिस्टेक कर रहा हूँ, ऊपर सेपरेशन आएगा नीचे अप्रोच आएगा, मेरे को लग रहा था मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ऊपर सेपरेशन आएगा नीचे अप्रोच आएगा। ऊपर लिखो सेपरेशन, नीचे लिखो अप्रोच। ठीक है, दैट इज V2 माइनस V1। बना के देख सकते थे इसको, बट ठीक है। V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नीचे रहेगा। ठीक है, डन यहाँ तक। अब फॉर्मूलेज डिराइव करें अपन, जो इसके लिए फॉर्मूलेज होंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा V1 की वैल्यू बताओ, V2 की वैल्यू बताओ, M1 बताओ, M2 बताओ। ठीक है, चलो निकालते हैं फॉर्मूलेज। बड़े अच्छे और टेस्टी फॉर्मूलेज हैं इसके, एक बार में याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, हटा दो इसको, ई की जरूरत थोड़ी है अब। तो अगर मैं बोलूँ ई इज इक्वल टू 1 है, तो आप कैसे क्या जज करोगे कौन सा कॉलिजन हो रहा है वो? इलास्टिक कॉलिजन, कहानी खत्म। ठीक है, इससे ज़्यादा सोचना ही मत। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ है, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। यहाँ से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी? या चलो एक बार के लिए V2 निकाल लेते हैं। तो V2 कितना आ जाएगा? U1 माइनस U2 प्लस V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैं लिख सकता हूँ M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। V2 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो V2 की यहाँ पर वैल्यू उठाकर रख देते हैं, तो यहाँ पर तो बच गया M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2, और V2 की जगह ये है पूरा, रख देते हैं। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ M2U1 माइनस M2U2 प्लस M1, सॉरी M2 है ना, तो M2V1। ठीक है बच्चों, V1 वाले को छोड़कर बाकी सब इधर चिपका देते हैं। तो V1 वाले को छोड़ के बाकी सब इधर चिपकाते हैं, तो देखो U1 वाला एक टर्म तो ये रहा, तो ये दोनों यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो M1 माइनस M2 इंटू U1 लिख सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों ये दोनों देखो सेम शक्ल के हैं, प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 इंटू U2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से देखो V1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा M1 प्लस M2। ठीक है, मुझे V1 चाहिए तो इसको डिवाइड में लेकर आए, M1 प्लस M2 को डिवाइड में लेकर आए, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 इज इक्वल टू V1। ये मेरा फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट सॉल्व करने का। या तो आप उन दोनों तरीकों से करो जो मैंने पहले सिखाया था, या फिर फॉर्मूला याद कर लो V1 के लिए। ठीक है, ऐसे V2 के लिए भी फॉर्मूला होता है, अभी V2 का भी बताएंगे। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? V2 का आप लोग खुद डिराइव करो, पहले ये नोट करो, फिर V2 का डिराइव करो। सेम मेथड से डिराइव करना है। उस बार क्या करोगे, बस यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, हाँ बेटा रेस्टिट्यूशन हो गया, ये उसी इलास्टिक कॉलिजन में चल रही है कहानी। अभी इन इलास्टिक में तो और गजब का फॉर्मूला निकलेगा, वो कल बताएंगे। इस चैप्टर में पूछ रहे हो या इस टॉपिक में? इस टॉपिक में एक और होगा जो आपको करना है। हाँ ठीक है, हमारी इच्छा। वही चल रहा है कॉलिजन, ये इलास्टिक कॉलिजन।
अक्टूबर में आप लोगों के रोटेशन स्टार्ट कर दूंगा मैं। मज़ा आ जाएगा। अक्टूबर पूरा जाएगा रोटेशन। अब मेरे पैर के नेल्स तो क्या वो निकला V2? सेम तरीके से तो करना है, बस इसमें V1 की V2 की जगह V1 की वैल्यू रख देना। आ गया? क्या आया? ठीक। तारा सिंह, हम कोशिश ही नहीं कर रहे। अंजलि, यही आ रहा है, चलो गुड। बाकी बच्चे, श्रेया। अब मन में फील हो रहा होगा धीरे धीरे क्यों ले ली साइंस। और अब धीरे धीरे, अभी तक नहीं हुआ? क्या चीज़? मेरे को तो हुआ था, मैंने लिया था कॉमर्स। DR CR समझ ही नहीं आ रहे थे। क्या? कॉमर्स एक्चुअली मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे घर का बैकग्राउंड था हाँ। हाँ, मेरे घर का बैकग्राउंड कॉमर्स का ही था, मेरे दोनों बड़े भाई बहन जो थे कॉमर्स से थे। क्या? आवाज़ नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? ये किसने कहा तुम लोगों को कि सब्जेक्ट जो अपन लेते हैं वो इजी और टफ होता है? सबसे डिफिकल्ट, ना ना, ये गलत सोचते हैं लोग। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज। डिफिकल्ट मैं वैसे भी बता दूं आपको। आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के आपने मार्क्स देखे होंगे, ठीक ठाक आते हैं, सब पास भी हो जाते हैं। लेकिन कभी ये सुना है टॉपर? टॉप करने में उसमें हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप कितना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ पाओगे। और एक पॉलिटी तो है मेरे लिए सबसे गंदा सब्जेक्ट। मेरे को पॉलिटी, मतलब पॉलिटी वैसे समझ में आती है, बट ये जब आर्टिकल्स याद करने पड़ता है ना, तब मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरे लिए प्रॉब्लम है आर्टिकल्स याद करना। अगर वो याद हो जाए तब तो फिर कमाल कर दूँ मैं। तो आर्टिकल्स याद नहीं होते। चलो सेकंड मेथड करें, सेकंड। ये तो सबने लिख ही लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अब बच्चों, पिछली बार हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? V2 की। इस बार V1 निकाल लेते, तो V1 को इधर भेजा, बाकी दोनों को इधर भेजा। तो V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2 माइनस U1। और इस बार V1 की जगह उठाकर इसको रख देते हैं। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस दे दिया था मैंने? M1 से मल्टीप्लाई करते जाओ। M1 V2 प्लस M1 U2 माइनस M1 U1 प्लस M2 V2। V2 के अलावा बाकी सब इधर। देखो M1 U1
और माइनस का m1u1, 2 टाइम्स ऑफ m1u1, तो इधर हो गया 2 टाइम्स ऑफ m1u1 प्लस u2 वाली सिचुएशन देखो, ये इधर आके माइनस होगा, तो m2 माइनस m1 इंटू u2 इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया v2, तो बचा m1 प्लस m2 इंटू v2। कौन सा रॉकेट साइंस था, अब इसको डिवाइड में ला दो, हो गया 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू v2। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, हल हो ही नहीं रहा, क्या था उसमें, आ गया था बेटा। क्लास में च्युइंगम खाना बिल्कुल गलत बात है, और खास तौर पे वो भी अकेले, पहले भी समझाया था मैंने, या तो खाओ मत या अकेले मत खाओ। हो गया बालक, आया समझ में। क्वेश्चन शुरू करें आसान आसान से। चलो, थ्योरी तो खत्म हो गई कॉलिजन की, इलास्टिक कॉलिजन की, और ये ध्यान रखना अभी तक सिर्फ पैड ऑन कॉलिजन कर रहे हैं, ऑब्लिक की तो बात ही नहीं करी मैंने। ऐसे थोड़ी रुलाऊंगा, अभी तो शुरू किया है मैंने। अब आपके अच्छे, मैंने बोला था ना अच्छे दिन खत्म हो गए। अब खत्म होगा, अब स्टार्ट होगा फिजिक्स। हाँ मिलेगा, फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जान आती रहेगी आप लोगों के, कहाँ कहाँ। एक तो इलास्टिसिटी में, वो भी तब आएगी, इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम है, इलास्टिसिटी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। उसमें थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन कैलकुलेशंस आएगी भर भर के, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th में भागते थे ना, उससे भी गंदी कैलकुलेशंस आएगी। और लास्ट ईयर के बच्चों ने, मैंने 2 दिन पढ़ा था उस चैप्टर को, मना कर दिया, हमको पढ़ना ही नहीं है सर। रहने दो, हमको तो नहीं पढ़ना, छुड़वाई दिया चैप्टर, सर बाद में देख लेंगे सर, अभी छोड़ दो इसको, कैलकुलेशन के चक्कर में। क्या, हाँ तो इजी है वैसे, वो चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर भी है। फिर हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा चैप्टर है, वाटर की मैकेनिक्स। ठीक है, कुछ देखा देखा सा लगेगा, लाइक डेंसिटी, प्रेशर, ये सब पता चल जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर रोटेशन और ये फ्लूइड मैकेनिक्स ही है। फिर अच्छा लगेगा थर्मोडायनेमिक्स, वैसे अच्छा लगेगा तो नहीं कह सकता, लगता, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए थोड़ा सा भावनाओं बह जाता हूँ उसमें। किसने कहा थर्मो, अरे अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ आई तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, थोड़ा सा अलग होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है बस। चलो हो गया ये, एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो बेटा दोनों ऑब्जेक्ट के मास हैं, मैं इसी पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, डायग्राम बना लेना आप डायरेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के मास m है, हाँ m, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, डायग्राम बनाओ मैं बताते जाता हूँ। और इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, m2 इधर की तरफ और m1 इधर की तरफ, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द फाइनल वेलोसिटीज, दोनों के मास सेम है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हो, मैं पहले बता दूं। पहला तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो।
ठीक है, जो दो फॉर्मूले पता है V1 V2 निकाल सकते हो। दूसरा तरीका जो मैंने पहले दो ब्रैकेट किए थे ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, वो दोनों आप डायरेक्ट यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं मेरा अप्रोच बता देता हूँ कि मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, ठीक है, और मुझे आते भी नहीं है, मैं बिना फॉर्मूले के ही यूज करना बेटर समझता हूँ। बाकी आपकी श्रद्धा, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला डिफिकल्ट है, आसानी है, एक दो बार देखोगे आ जाएगा समझ में। हाँ हाँ, कॉलिजन के बाद का ही बताओगे, पहले का दे ही रखा है। M1 M2 है ही नहीं, दोनों के मास सेम है, M है। ठीक है ना, दोनों के मास सेम दिया मैंने। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ही करवा दूं। चलो, करो try। अरे वाह, वेरी गुड। किसने दिया ये आंसर, वेरी गुड, अरे गुड। V1 आया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी तक एक कॉपी भी नहीं भरी आपकी? अच्छा, एक भर चुकी। अच्छा, मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया क्या? एक 10 आया, एक 5 आया, देखते हैं। सही कर रहे हो। इक्वेशन 1 डालो इसको। दूसरा इक्वेशन किसकी हेल्प से बनानी थी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, उसकी हेल्प से बनाओ दूसरी इक्वेशन। अच्छा, फॉर्मूला से निकाला आपने ये? अच्छा, अच्छा, इक्वेशन से नहीं निकाला? इक्वेशन से भी इतनी जल्दी निकलता। चलो मैं सॉल्व करूं। चलो, देखो यहाँ पर U1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं यहाँ पर साइड में लिखते जा रहा हूँ। U1 मेरे को गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और U2 कितना गिवन है बच्चों? -10 मीटर पर सेकेंड, नॉट 10, अपोजिट डायरेक्शन है ना। -10 मीटर पर सेकेंड, हाँ गुड़िया, ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट बेहतर है कि तुम सही डायरेक्शन जैसे यूज करते हैं वैसे ही करो ना, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तुम अपनी तरफ से एक नया बनाओगे डेटा, फिर वहां पर कंफ्यूज होगे। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उससे भी आएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इसको मैं पुट करता हूँ। तो 5 माइनस माइनस का 10 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, और यहाँ से मेरे पास आ गया बच्चों 15 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहला तो मैंने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर दिया। दूसरा बच्चों, सेकंड मैंने निकाला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैंने बोला m, अच्छा M1 M2 तो है ही नहीं इस बार, m इंटू 5 प्लस m इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू m इंटू V1 प्लस m इंटू V2। मैंने अभी एज्यूम किया कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता, जो भी आंसर आना है वो अपने आप आ जाएगा। बेटा रेस लगा लेंगे, क्या जल्दी है। ठीक है, ये सॉल्व करके कितना आ गया, देखो सब में से m कॉमन आके कट गए, M2 तो है ही नहीं, m कॉमन आके कट गए सारे, तो बचा मेरे पास 5 माइनस 10 दैट इज -5 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वेशन 2। दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड कर दे दोनों को, दोनों को ऐड करेंगे तो बता 15 माइनस 5 कितना होगा, 10। और देखो ऐड करोगे तो V1 प्लस का और इधर माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ V2। V2 कितना आ गया,
5 मीटर पर सेकेंड। किसी भी एक इक्वेशन में V2 की वैल्यू रख दो और V1 निकाल लो। इसमें रख दें तो V2 हो गया 5, इधर जाके और माइनस का 5, तो -5 -5 -10, तो V1 कितना आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। क्या माइनस प्लस का 10। ठीक, आप लोगों ने यहाँ पर माइनस नहीं लिया होगा, इसकी वेलोसिटी ये U2 माइनस में नहीं रखी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। U2 अपोजिट डायरेक्शन में था ना, माइनस कर लोगे। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ? हाँ, और अच्छे से कहानी समझो। ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, इससे कोलाइड हुआ, फिर ये 10 मीटर पर सेकंड से चला गया, मतलब वेलोसिटीज डायरेक्ट एक्सचेंज हो गई। तो याद रखना, इलास्टिक कॉलिजन में कभी भी आइडेंटिकल बॉडीज अगर टकराएंगी तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रख लेना, शॉर्टकट है एक्चुअली में, कि अगर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है और आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, एक्सचेंज। ठीक है, इस पर बहुत टेस्टी टेस्टी क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, पहले तो आसान आसान करते हैं। अच्छा, ये चीज़ बता तो दी शॉर्टकट, बट यूज़ मत करना अभी। होगा हर जगह एप्लीकेबल, मना नहीं कर रहा, पर फिर अगर मैं अभी यूज़ करने लग जाऊँगा तुम लोग आंसर एक लाइन में बता दोगे, सॉल्व भी नहीं करोगे। ठीक है, क्या फिर तुम लोग क्या चीज़, ये पता था पहले से? अरे वाह, वेरी गुड, पहले पढ़ के आए थे क्या? कॉलिजन पढ़ रखा है? अच्छा, 9th में कॉलिजन पढ़ा दिया उन्होंने पूरा। हाँ, तो ये कॉलिजन में, इलास्टिक कॉलिजन में लेकिन ओनली, हाँ, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, ये बता दिया स्कूल में, ये बता दिया वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। अरे वाह, हल कर दिया, वेरी गुड, आपके स्कूल ने बता दिया, बहुत बड़ी बात है। चलो, तो अगला क्वेश्चन देता हूँ बेटा। अच्छा, छाप लो। फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक देखिए सबने, फ्रंट पेज देखा उसका? अच्छा, ये तो पता है एनसीईआरटी कभी भी जो बुक का फ्रंट पेज होता है बड़े सोच समझ के डिजाइन होता है, फ्रंट पेज और लास्ट पेज। अरे बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं उसको, 15 लोगों की कमेटी बैठ कर डिजाइन करती है। फ्रंट टॉप पेज की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर डायग्राम्स होते हैं ना बने हुए, बड़े अच्छे से सोच समझ के डिजाइन किया जाता है, 15 लोगों की कमेटी बैठ के डिजाइन करती है उसे। उस पर एक डायग्राम दे रखा है, एक वो गेम दे रखा है। ये क्या है? चलो, तो आपने एक वो गेम शायद देखा भी होगा, जैसे 3 बॉल्स एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, एक पोजीशन पे रखे हुए, और एक फोर्थ बॉल और थी जिसको मैंने ऐसे करके यहाँ से छोड़ दिया, वो आएगी इससे टकराएगी, अब ये तीनों रेस्ट में हो जाएंगे और लास्ट वाली ऊपर चली जाएगी, फिर वो आके वापस टकराएगी और इधर से सिर्फ लास्ट वाली जाएगी और बीच वाले दोनों मूव ही नहीं कर रहे। ये देखा है गेम? ये क्यों होता है? ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। हाँ, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल, 4 पेंडुलम ऐसे लगा के रखते हैं, फोर्थ वाले को ऐसे छोड़ा तो सिर्फ लास्ट वाला जाता है, बाकी दो मूव ही नहीं करते। क्यों ऐसा हुआ, आप जरा सोचो। सोचो, ये कुछ वेलोसिटी से आया, ये तो रेस्ट में था, इससे टकराया, वेलोसिटी एक्सचेंज हुई। ठीक है, अब ये हो गया रेस्ट में, इसको मिल गई वेलोसिटी, लेकिन जस्ट बगल में इसके पास दूसरा पार्टिकल था, ये उससे टकराया, उसको वेलोसिटी दे दी, खुद रेस्ट में आ गया, फिर ये इसके अगले को वेलोसिटी देकर खुद रेस्ट में आ जाएगा, तो अगला वाला निकल जाएगा आगे, फिर वापस आएगा, फिर वेलोसिटी एक्सचेंज। ये गेम चल रहा है, ये गेम यहीं से आया। हाँ, एक्चुअली मैं तो प्रैक्टिकली कभी नहीं जा सकता, बट वो ठीक है, साइंस पार्क में थोड़ा सा गेम खेला जाता है। ठीक है, अब वो छोड़ो, मैं इतनी बातें थोड़ी बताऊंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल होता ना, तो वो हमेशा हमेशा सेम पोजीशन पे एक बार स्टार्ट कर देते, जिंदगी भर चलता रहता, कभी रुकता ही नहीं, कभी रुकता ही नहीं, तो एग्जैक्टली सेम हाइट पे नहीं जाता वो। बेटा उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, एयर फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है, थ्रेड्स के बीच में रेजिस्टेंस लग रहा होता है, बहुत सारे फ्रिक्शंस होते हैं, प्रैक्टिकल केस में बहुत सारी चीज़ें होती है। और दूसरी बात,
100% इलास्टिक कॉलिजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। 100% इलास्टिक कॉलिजन आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। डन। चलो अगला क्वेश्चन, किसी ने भी शॉर्टकट लगाया तो पिटाई हो जाएगी, सॉल्व करना। इस बार 3 बॉल्स हैं, ये हटा दो ना। अच्छा फॉर्मूले से भी करना था क्या इसको? हाँ वैल्यूज रख के फॉर्मूले से कर सकते हो, बट मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है, इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा आसान था ये सॉल्व कर पाना, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा है मेरी तरफ से मनानी है, फॉर्मूला याद कर लो तो वो कर लेना, आंसर दोनों से आएंगे हमेशा। मुझसे कभी भी बोलोगे तो मैं तो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे आते ही नहीं फॉर्मूलेस। चलो तो अब की बार 3 बॉल्स हैं, तीनों का मास m दे देता हूँ, ठीक है। चलो लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन लिखवाता हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि एक टेस्टी वाला क्वेश्चन करवा पाऊँ मैं, एक या दो, ठीक है, 2 टेस्टी क्वेश्चंस। चलो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 3 बॉल्स हैं ए बी सी बनाओ, तीनों के मास सेम है, तीनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है। ए बी सी लाइन से बनाया आपने, जो ए वाली बॉल है वो बी की तरफ मूव कर रही है विद यू वेलोसिटी, बी और सी रेस्ट में थे। आफ्टर ऑल द कॉलिजन्स इन तीनों की वेलोसिटीज क्या होगी इफ ऑल द कॉलिजन्स आर इलास्टिक कॉलिजन? किसकी होगी यू? लगा दिया शॉर्टकट, मना किया था ना, तो ये शॉर्टकट ही बताया था मैंने, वो मना किया ना अभी नहीं लगाना, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करो, और पहली बार तीनों की वेलोसिटी यू नहीं हो जाएगी नालायक, किसकी वेलोसिटी होगी यू, सी की होगी, और ए और बी की, बस खत्म। आंसर तो यही आना है, आंसर तो यही आना है, वो तो शॉर्टकट से आ ही गया ना, सॉल्व करना है। 3 बॉल्स हैं ए बी सी, तीनों का मास है m, ठीक है। कौन रबड़ फेंक के मार रहा है मुझे? तीन बॉल्स हैं ए बी सी, तीनों का मास m, ठीक है। और जो a है वो b की तरफ चल रहा है विद वेलोसिटी u, बाकी दोनों जीरो वेलोसिटी पे थे। अब सारे कॉलिजन्स हो जाए, पहली बात तो कॉलिजन कितने होंगे ये भी बताना, ठीक है। और सारे कॉलिजन्स के बाद तीनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? लैंग्वेज लिखवाऊं इसकी? अरे पता तो शॉर्टकट से है ना, एग्जाम में जब थ्योरी पेपर आएगा तो उसमें शॉर्टकट थोड़ी लगाओगे, उसमें सॉल्व करोगे। इसी वजह से अब समझ गए, इसी वजह से मैंने शॉर्टकट्स नहीं सिखाए तुम लोगों को, मेरे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जब ये एनएलएम वगैरह किए थे ना उन सबके शॉर्टकट्स थे मेरे पास, और मैं सिखाता ही नहीं हूँ, नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस, फिर तुम लोग की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। किसने बोला शॉर्टकट उसमें ज़रूरी है? उन लोगों को पता होता है पहले से कि यहाँ पर बच्चे ने शॉर्टकट याद कर लिया होगा, तो इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करते हैं कि जहाँ पर शॉर्टकट लगाओगे तो गलत आंसर आएगा, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन वो देते ही ऐसा है जिसपे शॉर्टकट ना लगे। आपने अभी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, रेजोनेंस पढ़ा होगा, रेजोनेंस निकालने के 8 फॉर्मूलेज होते हैं, पर मैं इतिहास बता रहा हूँ, आज तक एडवांस में जितने भी क्वेश्चन, मेंस का तो मान के चलो कभी कभार, एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चंस में एक में भी शॉर्टकट नहीं लगता, 8 के 8 नहीं लगते, देते ही ऐसा। तो इसलिए क्या मतलब वो 8 चीज़ और वर्डन याद करो, डायरेक्ट नेचुरल मेथड से निकालो ना।
डन। आंसर तो पता ही है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर। अच्छा चलो जल्दी कर लो। बी की वेलोसिटी फाइनली तो ज़ीरो हो जाएगी ना फाइनल में। पहला कॉलिजन में ए की ज़ीरो हो जाएगी और बी की यू हो जाएगी। सेकंड कॉलिजन में बी की ज़ीरो हो जाएगी और सी की यू हो जाएगी। बस। हाँ तो ज़ीरो आ गया ना। अब सोच लो, शॉर्टकट से तो आंसर निकाल लिया, सॉल्व करना आता ही नहीं है ना। हाँ बेटा, तो अभी मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्या आता है, अभी समझ जाओगे। अभी दूंगा एक क्वेश्चन, देखना खुद का माथा फोड़ोगे और मेरा फोड़ दोगे। अभी दूंगा, देखो एक क्वेश्चन, मजा आएगा, अभी स्वाद आएगा। दे ही दूं क्या? चलो एक। इस क्वेश्चन के बाद वैसे तो मैं 4 बॉल का केस देने वाला था, लेकिन अब मैं वही क्वेश्चन दूंगा पहले, माथा फोड़ने वाला है ना। चलो, पूरी गलती पूरी जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की जिम्मेदारी ये लेगी। चलो। हाँ बालक, वो वाला कर दें। एक बार मैं अगला क्वेश्चन बना दूं, फिर करवा देते हैं। मास m, u इक्वल टू 0 से इसको मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर दिया। और ये हाइट कितनी दे दो, बोलो तुम लोग, जो बोलोगे वही दे देंगे। 50, 10 मीटर। चलो 10 मीटर। एक बार मैं देख लेता हूँ। टेन मतलब 20 ले लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, 20 थे। यहाँ पर बच्चों एक दूसरा मास रखा हुआ है जिसका भी मास है m। ठीक है, और इससे कनेक्टेड है एक स्प्रिंग। ठीक है, और इसका भी मास क्या है? m। ठीक है, तो ये फिलहाल शांत रखे हुए थे, ये शांत रखे हुए थे। ये पार्टिकल यहाँ से आया, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आके शांति से इससे टकराया। जैसे ही इससे टकराया, ये कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इसके अंदर। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? ठीक है, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आफ्टर सम टाइम, नॉट एट द टाइम ऑफ कोलाइड, आफ्टर सम टाइम। हाँ मैंने क्वेश्चन बता दिया ना, अब जिनको भी लगना है उस क्वेश्चन में लग जाओ। इसमें तो मैं करवा देता हूँ, एक सेकंड। नहीं, ऐसा कोई स्कीम नहीं, ऐसा कोई स्कीम नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पिछला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और जिन बच्चे, जो बच्चे रात को नहीं सो, उनका सर फट जाएगा। ठीक है, अभी तो एक ही, अभी तो देखते जाओ, अभी तो कितने क्वेश्चन देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, ये नोट नहीं करोगे क्वेश्चन, फिर मुझे ये मिटाना पड़ेगा ना उसको सॉल्व कराने के लिए। अच्छा लो, खत्म करें कहानी। क्या था उस क्वेश्चन में, क्या क्या डेटा दिया था? अच्छा, यू वेलोसिटी चल रहा था। ठीक है, ये लो पहला बॉल, ये लो दूसरा बॉल, ये इसके पास गया ए बी। ठीक है, अरे तीसरे को बाद में देखेंगे, पहला पहला कॉलिजन तो देखें। ये 0 पे था, तो इसकी वेलोसिटी यू, इसकी 0। तो ये बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? एम यू इज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी v2 हो गई होगी, तो m v1 प्लस v2 हो गया होगा। ठीक है, m से m गुजर गया,
तो u इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इक्वेशन 1। दूसरा मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाऊंगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या कहती है? u माइनस 0 u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इक्वेशन 2। तो u इज इक्वल टू आ गया v2 माइनस v1, दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इधर तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ u इज इक्वल टू v1 से v1 गुजर गया, क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ v2, 2 से 2 गुजर गया, u इज इक्वल टू v2 आ गया। इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, देखो अगर v2 u हो गया तो v1 कितना हो जाएगा 0 आ गया। सेम ऐसे दूसरा वाला कर लेना। हाँ बेटा ट्राई मारो इस क्वेश्चन को, नहीं आए तो तारा सिंह से लड़ना मेरी जिम्मेदारी। अरे वाह 20, क्या किसकी वैल्यू है 20 बेटा? ये जो क्या चीज? समझ नहीं पाया, मैं फिर से बोलो। आप लगा सकते हो, मना नहीं है। आप चाहो तो मेरे मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला नेसेसरी याद रखना है आपको, याद है तो लगा लो, मेरी तरफ से मना नहीं है। यहाँ पर तो कहानी उसकी लगेगी, वर्क एनर्जी कंसेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और थोड़ा सा दिमाग। ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द कंप्रेशन इन स्प्रिंग आफ्टर सम टाइम, नॉट एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। सम टाइम कुछ देर के बाद क्या होगा? कभी नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से पता है क्या होगा इस क्वेश्चन में? जैसे ही वो पार्टिकल आएगा इलास्टिक कॉलिजन करेगा, जिस वेलोसिटी से आया वो उसने पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर दी। अब इसको जैसे ही वो वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा फर्स्ट पार्टिकल को, ये स्प्रिंग में कंप्रेशन शुरू करेगा। कंप्रेशन जैसे ही स्प्रिंग में थोड़ा सा भी, स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग तो हमेशा दोनों तरफ फोर्स लगाती है, तो दूसरे वाले पार्टिकल में भी कुछ वेलोसिटी आने लग जाएगी। और एक टाइम कहीं ना कहीं जाकर आएगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी वो बढ़ाता जाएगा दूसरे पार्टिकल की। एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब दोनों सेम वेलोसिटी से चलते रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, और स्प्रिंग जितना कंप्रेस हो चुकी है उतना ही कंप्रेस रहेगी। तो उस सिचुएशन में एक्स पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कंप्रेशन, बस कंप्रेशन बता दो। मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा बता दूं आंसर? अच्छा दूसरा मैंने वेलोसिटीज ऑफ बोथ द पार्टिकल पूछा था, चलो मैं बता दूं आंसर। आंसर बता दूं? 10 मीटर पर सेकंड। गुड। तो मुझे पता है इसने कैसे निकाला। ठीक है, फ्रंट आ गई। तो मैं जान रहा था ना इसने कैसे निकाला। ऐसे मत करो, यहाँ पर कुछ और होगा। अभी अभी एक बात बताओ, अभी क्वेश्चन और घटिया कर दूं तो? एक का मास m, एक का मास m दूसरे का 2m दे दूं तो फिर नहीं, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और घटिया करना पड़ेगा। एक का मास m दूसरे का 2m दे देता हूँ। अब ये आप लोगों को रुलवाना चाहती है, मेरी गलती नहीं है, पूरी जिम्मेदारी इसकी है। चाहो तो मेरे से स्केल ले सकते हो, 2 स्केल है मेरे पास। कहाँ गए मेरे स्केल्स? चाहो तो आप लोग ले सकते हो, मना नहीं। बट हाँ मेरे जाने से पहले कोई मारामारी नहीं करेगा। चला ना, वो डेरिवेशन नहीं करी, और पहले डरा के रखता हूँ मैं, बोलना तो ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि अभी इनइलास्टिक कॉलिजन किया नहीं ना, इनइलास्टिक किया भी तो नहीं है अभी। अभी तो इसमें शुरुआत हुई है बेटा, कॉलिजन में देखते जाओ अभी क्या क्या होगा। एक बॉल को नीचे गिराएंगे, हर बार कुछ ना कुछ वेलोसिटी लॉस करेगा। पूछूंगा 4 बार गिरने के बाद उसकी मैक्सिमम हाइट बताओ। वो कॉलिजन का गलती से आ गया था जो। हाँ
चलो गुड, एम ही दिया है दोनों, कर लो। फिर 4, ये 4 ही है, मैं मेरी गलती थोड़ी है। सॉल्व करके, चलो मैं करूँ सॉल्व, इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया। हम्म, थोड़ी देर लड़ो तो सही क्वेश्चन से, तभी तो मजा आएगा। क्या शॉर्टकट से कर ले तो भी नहीं होगा, लगाओ शॉर्टकट। हाँ इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मैं, लगा दो शॉर्टकट, अलाउड है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, स्कूल में आएंगे भी नहीं, तो यहाँ पर शॉर्टकट लगा सकते। अच्छा चलो 10 तो बता दिया आपने, मैंने बोल भी दिया 10 ठीक। कंप्रेशन बताओ। बस बस, गुड गुड, चुपचाप कर लो, बताओ मत, चीटर लोग सुन लेंगे, सारे तुक्के मारने वाले लोग। चलो, कोई रोया ही नहीं, इसका मतलब और डिफिकल्ट क्वेश्चन देने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आसान देता हूँ, ठीक है, आसान क्वेश्चन देता हूँ, बट रुला जरूर दूंगा, ये मेरे पे गारंटी है फिर भी। ठीक है, आप सबको लगेगा हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है, पर होगा नहीं। ठीक है, और गारंटी देता हूँ गौरंगी से तो बिल्कुल नहीं होगा आज, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा। चलो मैं शुरू करूँ क्वेश्चन। क्या, हाँ यही करवा रहा हूँ। चलो सबसे पहली कहानी बोलो, इतना तो सबने निकाल लिया होगा कि पार्टिकल नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी। बोलो ये सबका आया कि ये भी नहीं आया? नहीं आया राजवंश का। हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो? हाँ यार, ये कौन सा हाँ होता है तुम लोग का, मेरे को समझ नहीं आता। हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे महाराष्ट्र में होता है। नहीं वहां पर ऐसे ही हाँ करते हैं महाराष्ट्र में, यूँ। चलो, तो इस स्प्रिंग का स्टिफनेस ये था। ठीक है, के की वैल्यू भी दे दूँ क्या? नहीं नहीं देना, छोड़ो, वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये पार्टिकल जैसे ही नीचे आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS लगाकर आप लोगों ने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो मिल गया आप लोगों को। अब क्या करेगा ये, इस पार्टिकल से कोलाइड करेगा और अपनी पूरी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर करके खुद तो शांति से बैठ जाएगा। पहले फिजिक्स समझ लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर करके खुद रेस्ट में आ गया क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन था। फिर इसने इसको कंप्रेस किया तो फोर्स लगा जिसकी वजह से पार्टिकल चलने लग गया, और फाइनली कहीं ना कहीं जाकर के दोनों की वेलोसिटी v हो गई होगी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई होगी? v हो गई होगी। और उस समय जो स्प्रिंग में कंप्रेशन था बन गया था वही बना रह जाएगा। किसी के दिमाग में है कि सर स्प्रिंग का कंप्रेशन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, रीजन समझो क्यों। स्प्रिंग का कंप्रेशन अगर खत्म हो गया तो फिर ये जो वेलोसिटी चल रहा होगा वो इस पर ट्रांसफर ही नहीं होगी। ठीक है, तो स्प्रिंग का कंप्रेशन खत्म नहीं हो जाएगा।
ठीक है, तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो कंप्रेशन रहेगा। तो एक बात बताओ, क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम जानता हूँ? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या कहती है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, आया ना? तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 20 m, और इन दोनों का जीरो रहा होगा। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, अब इसका जीरो तो इसकी कहानी छोड़ देते हैं। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, mv प्लस mv। ठीक, कितना हो गया ये, 20 m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mv। m से m गुजर गया, 2 से गुजर गया 10 टाइम्स, और 10 इज इक्वल टू क्या आ गया v, तो v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, वेलोसिटीज मिल गई। अब मेरे से दूसरा क्वेश्चन जो था वो इंपॉर्टेंट था, वो था कि इसमें कंप्रेशन कितना होगा। कंप्रेशन कैसे निकाले, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वही फाइनली रह गई होगी। तो देखो, एक्चुअली में फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, वर्क एनर्जी लगाने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चिपका देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल सॉरी, यही होता है। डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा यू, याद है? पक्का याद है ना सबको? तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चों, सिर्फ यही पार्टिकल तो चल रहा था, तो हाफ m इंटू 20 का स्क्वायर रहा होगा। इनिशियली क्या स्प्रिंग कंप्रेस था? नहीं था, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग में कोई नहीं होगी, मामला ही खत्म, तो जीरो। तो प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये पार्टिकल चल रहा है क्या, नहीं, अब ये दोनों चल रहे हैं। दो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी, 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि मास सेम था इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, हाफ m, और वेलोसिटी कितनी आ गई थी, 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ मैं, फिलहाल मैंने दिया नहीं है इसलिए, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और देखो अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया, 200 m हो जाएगा ये सॉल्व करके, 200 m, यहाँ पर 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा 100 m इज इक्वल प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस हो गया, कितना बचा 100 m इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इंटू 2 इधर भेज दिया। ठीक है, हाफ भी इधर आ गया। के की वैल्यू मान लो मैंने आपको 100 दे दी, या कुछ भी मास की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, मैंने दिया नहीं है डेटा सारे। ठीक है, तो मास मान लो 5 kg ले लो, और के की वैल्यू 100 ले लो, पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन, इजी तो था। अपरिचित आ गया समझ में? अपरिचित, चलो गुड। मानसी बेटा आप कैसे नहीं आए आज? वैसे आप सोए क्यों नहीं रात में, जागरण इस वजह से भी नहीं आई? बेटा मानसी, अच्छा ये रहा, सर तबीयत खराब थी और आज प्रैक्टिकल था, चलो गुड। क्या प्रैक्टिकल मतलब क्या करवा रहे, कौन सा प्रैक्टिकल हो गया? हाँ तो क्या प्रैक्टिकल करवाया? मैं ऐसे थोड़ी बोलता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जरूरत है उसको। सोचो आपके बगल में नहीं सुन पा रही हो। तो बेटा उसके लिए मेडिसिन आती है, यू कैन, हाँ, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हो आप अपने। वेरी गुड।
टू पाई रूट एल बाई जी, पेंडुलम, वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट ध्यान रखना। फिजिक्स लैब में नहीं ले जाते? केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स? सॉल्ट एनालिसिस इजी है। क्लोरीन टेस्ट में परफेक्ट रिंग बनी, परफेक्ट रिंग बनी क्लोरीन टेस्ट में। पिंक कलर की नीचे वो बनती है ना लेयर। क्लोरीन टेस्ट आप चाहो तो, वो लोग पता क्लोरीन टेस्ट वैसे स्कूल में क्यों करवाते हैं? सबसे सस्ता पड़ता है। टाटा नमक की थैली ले आओ, बोलेंगे सॉल्ट का टेस्ट करो। आपको थोड़ी बताएंगे कि जो भी आपको सॉल्ट दिया गया, सॉल्ट एनालिसिस मतलब कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, ये नमक टेबल सॉल्ट मत समझ लेना। हाँ तो सॉल्ट बताने होते हैं, तो इजी होता है नमक का, मतलब क्लोरीन टेस्ट कर लो, सस्ता पड़ता है। सबसे महंगा पड़ता है सिल्वर का टेस्ट, पर मैं थैंकफुल हूँ मेरे स्कूल का, उसमें सारे टेस्ट करवाते थे, सिल्वर का भी करवाते थे, क्योंकि वो प्योर सिल्वर की रिंग बनती है, उसमें जब सॉल्व करते हैं ना तो नीचे प्रॉपर सिल्वर जमा होता है, प्योर सिल्वर, तो टेस्ट भी करवाते थे। बट ये था कि सबके हाथ में नहीं देते थे वो, दो चार बच्चों को दे दिया और कोई टीचर ने कर लिया। टेंथ में तो केमिकल्स होने नहीं देते। हाँ तो एप्रिन तो पहनना ही पड़ेगा, बिना एप्रिन के केमिस्ट्री। किसने बोला फिजिक्स लैब में पहनाते? कौन पहना रहा है? अरे एप्रिन फिजिक्स लैब में थोड़ी होता है, बायो में जरूरी है। केमिकल से जहाँ डील कर रहे हो वहाँ जरूरी है। एक बार क्या हुआ, प्रैक्टिकल का टाइम था, ऐसे बच्चों की आदत खराब थी, मैम ने बोला था कि टिश्यू पे सॉरी वो फिल्टर पेपर पे सॉल्ट लेके जाना, तो बच्चे ऐसे प्रसाद की तरह हाथ में लेने आ जाते थे, आगे हाथ में लेने। और डिस्ट्रीब्यूशन का काम मेरा था, मैंने खुशी खुशी सबको हाथ में फिनॉल दे दिया था, ले जाओ। नहीं फिनॉल अलग चीज होता है, तो शुरू शुरू में पाउडर फॉर्म में होता है जब निकालते हैं ना उसे बाहर, और इंस्टेंट ऑक्सीडेशन से। मेरे को क्या डांट पड़ेगी, हाथ में लेना है उनकी गलती है, मेरी थोड़ी है। वो हाथ में प्रसाद की तरह लेने आया पाउडर समझ के, वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और एसिड बन जाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, सबके हाथ में छाले पड़ गए। थ्योरी पढ़ते नहीं है ना। क्यों, क्या मैं क्यों कहती हूँ, मेरी गलती है क्या? मैम ने कहा क्यों नहीं मानी तुमने? मैं इस मामले में बहुत मासूम हूँ, मेरे को क्या पता, दे दिया मैंने, तो आए लेने, मैंने दे दिया था। थ्योरी नहीं पढ़ी, उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। जैसे कि डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3, हाँ लैब में देखा होगा सबने, डाइल्यूट लेकिन कंसनट्रेटेड मत ले लेना। हाँ, उससे ऐसे आराम से हाथ धो लेना, ठीक है, और धो के निकल जाना लैब से, कुछ नहीं होगा। उसके बाद 3 दिन तक हाथ बिल्कुल हल्दी की तरह पीले रहेंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ का क्या करता था, ऐसे फिल्टर पेपर पे लगा कर और दूसरों के डेस्क पे जाकर रख देता था, ऐसे हटा देते, वो क्या गीला का गीला किसने, ट्रांसपेरेंट होता है, हटा देते थे, हटाते थे, और उसके बाद हाथ पीला हो जाता था थोड़ी देर बाद, और वो हटता नहीं, फिर आप कुछ भी कर लो, साबुन वाबुन कुछ भी करना, रिएक्शन कर जाता है इसके आंसर। सर बायो का प्रैक्टिकल एग्जाम था, चलो गुड। और टेस्टी क्वेश्चन करना है, टाइम नहीं हो गया यार। चलो जाओ एंजॉय करो होमवर्क में, अभी देते हैं, अभी देते हैं, अभी देते हैं।